हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं मौमिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन एयर सेशन में। जैसे कि आपको पता ही है, मैं हर संडे आप सबके लिए सवाल जवाब की एक सेशन रखती हूं और जिसमें कि आपका ही सवाल होता है जो आप वीडियो में कमेंट करते हैं, वहां से भी मैं पिक करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे आप जो सवाल करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उस वहीं पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ जनरली। और जहाँ पे मैं टाइम मुझे नहीं मिलता, जिनका भी रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ, वो सारे सवाल को मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी संडे क्वेश्चन या सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। एक वीडियो रिक्वेस्ट आया था। वीडियो रिक्वेस्ट ये आया था, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। स्वाति जे वो रिक्वेस्ट किए थे कि प्लीज़ मेक नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट वीडियोस, जो 2 दिन पहले इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो मैं ये समझ लेती हूँ कि ये न्यू व्यूअर है, उनको नहीं पता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो आज भी अभी पूछते हैं कि मैडम अभी तक आपने नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी पे वीडियो नहीं बनाया है, जबकि ये अपलोड होके भी 30 डेज के ऊपर हो गया है। ठीक है, तो मैं यही समझ सकती हूँ कि आप या तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, या फिर आप सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन उसके बाद बेल आइकन जो होता है ना, एक घंटी का साइन होता है, वो आप नहीं दबाते हैं और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट नहीं करते हैं। कि यहाँ पे सब्सक्राइब करना इस चैनल पे बिल्कुल भी निःशुल्क है। इस चैनल पे नहीं, यूट्यूब पे ही कोई भी चैनल पे आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना, तो वो निःशुल्क होता है। ज्वाइन बटन अलग है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन जो होता है वो निःशुल्क होता है। ठीक है, ये हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स जैसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई प्रोग्राम नहीं है कि आपको देखने से पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर पेमेंट चाहिए कोई। ठीक है, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है आपको फायदा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी, जब भी हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारा फायदा क्या होगा कि जो वीडियो हम बनाते हैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ज़रूरतमंदों के पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा, देर नहीं होगा, लेट नहीं होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी संडे क्वेश्चन या सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आपके सवाल पे आते हैं। सूर्या मौर्य पूछ रहे हैं, हाय मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज़ आंसर कर सकते हैं क्या आप? आई एम कन्फ्यूज्ड। जैसे कि मेरा ट्रेडमार्क एक पर्टिकुलर क्लास के अंडर रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैंने किए हैं, मैंने उसी ट्रेडमार्क नेम से डोमेन लिए हैं .com और .in में, ताकि कोई और ना यूज़ करे मेरी ट्रेडमार्क के नाम को वेबसाइट के लिए। तो क्या मुझे, जो मैंने ट्रेडमार्क नाम का डोमेन लिया है, तो क्या मुझे उसका भी ट्रेडमार्क करना ज़रूरी है, या सिर्फ डोमेन लेने भर से वो यूज़ कर सकता हूँ? प्लीज़ आंसर। देखिए, डोमेन नेम, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेडमार्क आपने ले लिया है और उसके बाद आपने डोमेन परचेस किए हैं, .com हो, .in हो, .org, जो भी आपने परचेस किए हैं, तो उसको भी फिर ट्रेडमार्क के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। .com .in वो आपके ब्रांड का डोमेन हो गया, डोमेन का बस वो एक एक्सटेंशन है। अब ब्रांड नेम को ही आपको सिर्फ ट्रेडमार्क कराना पड़ता है। जैसे कि XYZ ब्रांड हो गया, तो उसमें आप .com लगा सकते हैं, .in लगा सकते हैं, .org लगा सकते हैं, .edu लगा सकते हैं, जितने भी एक्सटेंशन होता है आप उस पर डोमेन आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपका ब्रांड का नाम वही सिर्फ आपको ट्रेडमार्क कराना चाहिए। ठीक है, ना कि .com के साथ भी आपको ट्रेडमार्क कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप पूछ रहे हैं, मैं एक फ्लिपकार्ट सेलर हूँ अभी फाइनल, और मुझे एक न्यू कैटेगरी के लिए एडवांस में 1 या 2 ट्रेडमार्क लेकर रखना है कैटेगरी को स्टार्ट करने से 5 मंथ्स पहले ही, ताकि मैं थोड़ा बेटर तरीके से उसे कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्म करा पाऊँ। आप कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये गुड स्ट्रैटेजी है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले ही अगर आप कैटेगरी वाइज आप ब्रांड चूज करके उसका ट्रेडमार्क अगर करा रहे हैं, तो बहुत बेटर ये स्ट्रैटेजी हो सकता है आपके लिए। क्योंकि हर कैटेगरी के लिए अगर आपका अलग अलग ब्रांड होगा, तो उसे फिर इस्टेब्लिश करने में भी काफ़ी मदद मिलेगा। क्योंकि कस्टमर का जो परसेप्शन होता है पर्टिकुलर किसी ब्रांड को लेके, तो उसे अगर मल्टीपल कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं सेम ब्रांड को, तो काफ़ी टाइम होता है कि बहुत ज़्यादा आपका डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो आप जब कैटेगरी आप
मल्टीपल कैटेगरीज में जब आप सेल करना चाह रहे हैं तो ब्रांड भी आपका मल्टीपल कैटेगरी वाइज अलग अलग ब्रांड रखना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है, तो आप जा सकते हैं, गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश पूछ रहे हैं, हाय मैडम, थैंक्स फॉर योर ऑल ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो। My question is, I want to start my Amazon and Flipkart, but can I start in Bangalore metro city or in my native city? In the both city, easy ship is available. So where should I get more order from Amazon and Flipkart in branded cosmetics category? Location factor, metro city or non-metro city? Is there any variation? Kindly reply. No, there is no variation related to your location. ठीक है, लोकेशन वाइज कोई भी वेरिएशन नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स जब आपको क्योंकि ये ऑनलाइन जब भी आप सेल करते हैं तो कोई भी लोकेशन में लिमिटेड नहीं होता, आप किसी भी लोकेशन में आप बैठे हो, चाहे आपको हर जगह से इक्वली आपको कस्टमर मिलता है। ठीक है, लोकेशन के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। आप जो आपका क्वेश्चन जो है कि आप नेटिव सिटी से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें भी इजी शिप अवेलेबल है, या फिर आप मेट्रो सिटी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें इजी शिप अवेलेबल है। ये आपका क्वेश्चन है कि कहाँ से करना बेटर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर नेटिव में आपका इजी शिप अवेलेबल है तो आप नेटिव से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आप नए स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि आप नेटिव से आप करेंगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ का ही आपको सस्ते में मिल जाएगा। और अगर आप मेट्रो में कर रहे हैं तो कोई भी वेयर हाउस ले रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को स्टॉक करने के लिए, या फिर कोई ऑफिस ले रहे हैं, तो सब में आपका कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका अगर बजट अलाउ करता है तो आप मेट्रो से स्टार्ट करें, नहीं तो आप नेटिव से ही स्टार्ट करें जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये प्लान कर लेना है कि क्या आप मर्चेंट फुलफिलमेंट में सेल करेंगे, यानी कि आपके पास आपके वेयर हाउस में रख के अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, या फिर एफबीए में जाएंगे। अगर आपका फ्यूचर प्लान ये है कि आप एफबीए से सेल करना चाहते हैं, एफबीए वेयर हाउस में आप रख के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेटर होगा कि आप मेट्रो सिटी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें तो आपको वेयर हाउस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आपको वहाँ पे नहीं लगेगा। उसी में अगर आप नेटिव से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि नेटिव से जो आप प्रोडक्ट भेजेंगे एफबीए में, तो वहाँ पे डिस्टेंस वाइज आपको कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो आपको ये पहले से डिसाइड कर लेना है कि आप कहाँ पे सेल करेंगे। अगर एफबीए में सेल करेंगे तो आप मेट्रो सिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मर्चेंट फुलफिलमेंट से सेल करना है तो आप नेटिव से स्टार्ट करें, जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप नए स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय पूछ रहे हैं, हाय मैम, आई वॉच्ड योर वीडियोज, थैंक यू सो मच। I want to sell on Amazon in mobile accessories category like covers, charger, data cable and smart gadget. In this category is right for sale on Amazon. Can you suggest me about this? देखिए, आपका जो पहला जो कैटेगरीज आप मेंशन किए हैं मोबाइल एक्सेसरीज में कवर्स, चार्जर और डेटा केबल, इसमें आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स है इसमें। तो इसमें अगर आप इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कोई यूनिक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो इंडिया में ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे प्रोडक्ट से आप फिर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बाद में बात करती हूँ इनोवेटिव प्रोडक्ट का मैं क्या मतलब मैं बताना चाहती हूँ। और आप जो सेकंड जो दूसरा जो कैटेगरी है स्मार्ट गैजेट, इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट गैजेट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेलर कम है। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर आप लेके आएंगे तो आप इजीली स्केल कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की मैं क्या बात कर रही हूँ। अब डेटा केबल हो गया, कवर्स हो गया, चार्जर हो गया, इसमें बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है जो इंडिया में बहुत कम मिलता है। ठीक है, सब कोई अलीबाबा या फिर बाहर से ही मंगवाते हैं जनरली, क्योंकि पता नहीं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि क्या इशू है, क्यों वो दूसरे टाइप का इनोवेटिव यूनिक आइटम्स क्यों नहीं बनाते हैं। जब हम भी ढूंढने के सोचते हैं इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर, तो हमको बहुत कम मिलता है कोई भी यूनिक या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। सभी कोई जनरल आइटम्स ही बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स को मैं बोलूंगी, अगर आप देख रहे वीडियो को तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाहर से ही मंगवाएंगे सब, अलीबाबा और बाकी जो भी वेबसाइट्स है उससे ही फिर मंगवाएंगे और सेल होता ही रहेगा इंडिया में। तो आप जितने जल्दी इनोवेटिव होंगे
तो हमारा जो है आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है ना, वो साकार होगा। तो मैन्युफैक्चरर्स लोग प्लीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आइए, ताकि सेलर्स को भी सेल करने में मजा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी गोस्वामी। ओके, हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड टू फ्लिपकार्ट। जब आप फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करते हैं तो वह फ्लिपकार्ट एमआरपी सजेशंस देता है कि आप एमआरपी यही रखो, जबकि हमारी रियल एमआरपी से कहीं गुना हाई होता है जो वो सजेस्ट करते हैं। अगर उनके सजेस्ट कम ना एक्सेप्ट ना करे तो लिस्टिंग कंप्लीट ही नहीं होती, और अगर एक्सेप्ट भी कर ले तो वो 2-3 दिन के बाद ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू हाई एमआरपी रीजंस करके। और जो वो एमआरपी दिखाकर कस्टमर परचेस करता है, देखकर कस्टमर परचेस करता है, उसका एक्सपीरियंस भी खराब होता है, क्योंकि रियल एमआरपी कुछ और होता है प्रोडक्ट्स पर, कस्टमर पोर्टल पर कुछ और। तो मैम बताए हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेलर सपोर्ट भी हेल्प नहीं कर पाए। देखिए, सेलर सपोर्ट आपको हेल्प नहीं कर पाएगा जब आपका प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा सेल के लिए, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट में जो भी सेलर सेल करना चाहते हैं, न्यू सेलर अगर फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आप समझ लीजिए, एक बार आपका प्रोडक्ट अपलोड हो गया, उसके बाद फिर आप ना तो उसे डिलीट कर सकते हैं और ना ही उस पर चेंजेस कुछ कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। चेंजेस आप थोड़ा बहुत कर पाएंगे सेलर सपोर्ट को रिक्वेस्ट करके, बट अपने मुताबिक टाइटल बनाना, अपने मुताबिक डिस्क्रिप्शन बनाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टाइटल तो वो चेंज करने ज्यादातर देते नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो दिक्कत आती है, और एक बार और एक चीज है यहाँ पे कि आप एक बार एक्टिव प्रोडक्ट हो जाए ना, तो फिर वहां पे प्राइस भी चेंज करने में बहुत दिक्कत होता है, स्पेशली एमआरपी, ठीक है। और यहाँ पे जब आप बोल रहे हैं कि एमआरपी जहाँ पे जो सजेशन वो जो दिखा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे, फिर उसके बाद ब्लॉक हो जाता है, होगा ही ना, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को आपको पता है कि उसका एमआरपी क्या होना चाहिए मार्केट के वाइज, राइट। मार्केट में क्या एमआरपी चल रहा है आपको पता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट आपको जस्ट एक सजेशन दे सकते हैं कि आप इस पे जा सकते हैं, लेकिन अगर देखिए ये भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वहां पे कोई ह्यूमंस आपको सजेशन नहीं दे रहा है, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो हो सकता है कि ऑटोमेटिक ग्लिच वहां पे ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है, क्योंकि तो वो वहां पे ग्लिच होगा ही, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक वहां पे एमआरपी भरना है। उसके बाद अगर लिस्टिंग आपका पेंडिंग हो रहा है, जैसा आपने बताया कि लिस्टिंग फिर आगे हो ही नहीं पाती, तो लिस्टिंग अगर पेंडिंग हो रहा है उस दौरान फिर क्यों नहीं हो पा रहा है, तब आप जाके सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करें, तब वो आपको हेल्प कर पाएंगे। लेकिन एक बार प्रोडक्ट अगर एक्टिव हो गया, फिर उसके बाद चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेलर सपोर्ट भी यहाँ पे कई टाइम हम देखे हैं कि वो हाथ खड़ा कर देते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप पेंडिंग जब है, प्रोडक्ट एक्टिव होने से पहले ही सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करें और अपना जो प्रोडक्ट की जो एमआरपी है उसी पे चले, ना कि कोई दूसरे की सजेशन लेके, फ्लिपकार्ट की सजेशन लेके, ठीक है। इस पे करेंगे तो आपका कोई भी लिस्टिंग में दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही पेंडिंग होगा सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपका लिस्टिंग भी एक्टिव हो जाएगा, कोई आगे दिक्कत भी नहीं होगा, ब्लॉक भी नहीं होगा। तो ये था इंस्टाग्राम की सवाल, और अगर कुछ छूट गया है मुझसे, आप मुझे डीएम फिर से कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट में भी आगे बोल सकते हैं, मैं जरूर एक बार फिर से चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगी। अब बात करते हैं जो वीडियो पे आपका सवाल आया है उसके ऊपर। तनिष्का पूछ रहे हैं, अगर मेरे अमेजन सेलर अकाउंट, न्यू अकाउंट पर कॉल बैक या केस लॉक करने की फैसिलिटीज नहीं है, तो कैसे अपनी इश्यूज रेज करूं? आपका अजीब सवाल है, क्योंकि नए अकाउंट में हमेशा ही फैसिलिटीज रहता है। आप अकाउंट पे जाके चेक करें, हेल्प में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट करने का या कॉल बैक आने का, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप इसके लिए डीएम करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अमन चड्ढा, मैम अगर ट्रेडमार्क आज अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रेडमार्क नंबर क्या हमें मिलता है जिसे हम सेल कर सकते हैं, या 2 साल तक वेट करना होगा? नहीं, आपको 2 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेडमार्क जब अप्लाई करते हैं उस पर जो नंबर है उसी से आपका काम हो जाएगा, और ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद ही आपको एक रिसिप्ट और एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाता है, तो उस पर ही आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्मार्ट गैजेट्स, मैम मेरा पिन 221206 है, फ्लिपकार्ट पर
केवल लार्ज एंड बल्की प्रोडक्ट्स पिकअप शो हो रहा है, बट मैं मोबाइल एक्सेसरीज सेल करना चाहता हूँ, मैं कैसे सेल करूँ फ्लिपकार्ट पर। देखिए फ्लिपकार्ट पे अगर आपकी इस पर्टिकुलर पिन कोड पे लार्ज एंड बल्की आइटम्स दिखा रहा है, यानी कि वहाँ पे ई कार्ट की सिर्फ लार्ज और बल्की आइटम्स का ही पिकअप करने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो इन दैट केस आपको अपनी पिन कोड पे थर्ड पार्टी एक्टिवेट कराना होगा और ये आपको पूछना होगा फ्लिपकार्ट सपोर्ट टीम को कि मुझे अपने एड्रेस से मोबाइल एक्सेसरीज बेचना है, तो फिर मुझे कोई थर्ड पार्टी अगर सर्विस मिलता है तो आप वो सजेस्ट करें। ऐसे करके आपको सपोर्ट टीम को मेल करना है, सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना है, वो ही आपको सजेशन दे देंगे कि कौन सा थर्ड पार्टी आपके पर्टिकुलर उस पिन कोड पे अवेलेबल है, आप जिससे अपनी प्रोडक्ट को डिस्पैच कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री श्रीनिवास पूछ रहे हैं, आई एम नॉट हैविंग प्रोडक्ट आईडी, मैन्युफैक्चरिंग आइटम नंबर, देन व्हाट शुड आई डू। मतलब इनका क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर एक ऑप्शन रहता है अमेजन पे जो आपको फिल करना ही होता है, नहीं तो लिस्टिंग आगे प्रोसेस नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, तो फिर वहाँ पे क्या करें। अब हर न्यू सेलर का ये सवाल होता है क्योंकि सबके पास, किसी के भी पास प्रोडक्ट आईडी नहीं होता है, तो वो कैसे लिस्ट करे। देखिए मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके पास ये नंबर रहता है तो वो देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी वहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर का पार्ट नंबर ही भरना है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आप अमेजन पे ब्रांड अप्रूवल ले लेते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट आईडी भरने की ज़रूरत नहीं होता। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर पे आपको सिर्फ एसकेयू भरना पड़ता है, जो आपकी प्रोडक्ट की कोड होता है वो ही आपको मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर पे भरना होता है। ठीक है, आपका जो एसकेयू होता है वही आप मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर पे अगर भरेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। प्रोडक्ट आईडी आपको किसी भी टाइम पे नहीं लगता है जब एक बार आप GTIN अप्रूवल ले लेते हैं, ये चीज को आप समझ लीजिए। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर पे सिर्फ आप एसक्यू भरिए तो आपका जो लिस्टिंग का जो प्रोसेस है स्मूथली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष पन्ना पूछ रहे हैं, मैम मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इंस्टा प्रोजेक्टर ऑर्डर किया था पर मुझे एक मोबाइल का कवर भेज दिया गया, मैं कैसे रिटर्न करूं, रिफंड करूं। तो आपने ये सवाल आपने पूछा है शिप रॉकेट के वीडियो में, तो मैं ये एज्यूम करूँ कि आप शिप रॉकेट को ही बोल रहे हैं कि कैसे रिफंड करना है। तो एक बात समझ लीजिए, जो भी लॉजिस्टिक आपको डिलीवर करते हैं उनका कोई भी हाथ नहीं होता रिटर्न या रिफंड में। आप जहाँ से इस प्रोडक्ट को बाई किए हैं, परचेस किए हैं, वहाँ पे जाके आपको रिटर्न या रिफंड करने का रिक्वेस्ट आपको डालना है। ठीक है, आपको अगर गलत प्रोडक्ट रिसीव होता है तो आपको सिंपली इमेजेस आपको क्लिक करके रखना चाहिए कि मैंने ये ऑर्डर किया था लेकिन मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। ठीक है, ये आइटम रिसीव हुआ है, तो आपको सिर्फ इमेजेस क्लिक करके रखना होता है और फिर आपको रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है। इमेजेस का भी हमेशा ज़रूरत नहीं होता कि आपको भेजना ही है, लेकिन वो मांग सकते हैं, तो इसके लिए फॉर प्रिकॉशन आप इमेजेस भी क्लिक करके रखिए और जहां से आप परचेस किए हैं वहां पे ही रिटर्न का रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि ऐसा मेरा आपके साथ हुआ है। ठीक है, आई थिंक वो लोग आपको हेल्प कर देंगे, लेकिन एक बात तय है कि लॉजिस्टिक कंपनीज में इसका कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ऑर्डर के अंदर कौन सा आइटम आ रहा है। ठीक है, प्रनुषा आर पूछ रहे हैं, व्हाट अमाउंट डू वी हैव टू पे for custom duties? I want to order from Alibaba to start an Instagram business but afraid of getting charged with high custom duties as the shipping itself is quite expensive. हाँ, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कस्टम ड्यूटीज आपको लगेगा ही। कस्टम ड्यूटीज का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं, और उस प्रोडक्ट की HSN कोड, मतलब उसकी कैटेगरी क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और कस्टम ड्यूटी वैरी करता है इसके ऊपर। उसके साथ आप कितने अमाउंट की बिल आप जनरेट कर रहे हैं, मतलब आप कितने अमाउंट की प्रोडक्ट है, उस अमाउंट पे भी कस्टम ड्यूटी वैरी करता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ में आप कौन सा प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, और प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कितना है,
ठीक है, इसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी जो है वो वैरी करता है। अब यहाँ पे एक बात और है जो हम अक्सर देखते हैं, जब भी कोई ऐसे इंपोर्ट कराते हैं तो कस्टम ड्यूटी बचाने के चक्कर में वो मैन्युफैक्चरर जो भी सेंडर है उनको बताते हैं कि आप बिल कम करके भेजो। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर आपका 1 लाख का आपने परचेस किए हैं तो कस्टम ड्यूटी बचाने के चक्कर में आपने कह दिया सेंडर को कि बिल आप बनाओ सिर्फ 60,000 या 50,000 का। तो अगर आप इनवॉइस वैल्यू अंडर बिलिंग कर रहे हैं और अगर आप पकड़े गए तो फिर हैवी पेनल्टी भी लगती है। तो इसलिए आप जब भी इंपोर्ट करा रहे हैं सही बिल का ही आप इस्तेमाल करें। ठीक है, इसमें आप कोई भी कस्टम ड्यूटीज बचाने के चक्कर में ये मत कीजिएगा, हैवी पेनल्टी फिर आपको लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अमन अहमद, विच इज बेटर एफबीए और ड्रॉप शिपिंग। अब देखिए, एफबीए डिफरेंट प्रोसेस है, ड्रॉप शिपिंग डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है कि हम आपको बताएं कि कौन सा बेस्ट है, दोनों ही अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, मतलब अच्छा है। एफबीए हो गया कि आप प्रोडक्ट्स को, अपने इन्वेंट्री को आपको पहले प्रोक्योर करना है, आपको खुद इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रोडक्ट को खरीदना है, प्रोक्योर करना है, फिर प्रोडक्ट को भेजना है अमेजन की वेयरहाउस में। तो ये होता है एफबीए प्रोसेस, जहां पे आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका इन्वेंट्री मॉड्यूल हो गया। और ड्रॉपशिप हो गया बिना इन्वेंट्री मॉड्यूल, जो हो गया कि आपके प्रोडक्ट्स को आप सप्लायर के पास ही रहता है, आपको पहले से इन्वेस्टमेंट लगा के प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं होता। जब आप ऑर्डर लाते हैं आपके सप्लायर वो प्रोडक्ट्स भेजते हैं आपके कस्टमर को। ठीक है, तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट पहले करके प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं होता है, इन्वेंट्री मॉडल नहीं है ड्रॉप शिपिंग। तो ये आपको पहले तय कर लेना है कि आप कौन से बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एफबीए मतलब प्रोडक्ट इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आपको चूज करना है कि आपके लिए एफबीए सही रहेगा या ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा बेस्ट है, ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है, आपकी बजट के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि आप कहां से कैसे अपना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर आकाश पूछ रहे हैं, मैम एक क्वेश्चन, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन थी। समझिए अमेजन पर कोई सेलर कोई एक जेनेरिक प्रोडक्ट खुद की ब्रांड करके सेल कर रहे हैं, लेकिन वो जेनेरिक प्रोडक्ट है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर मैं वही सेम जेनेरिक प्रोडक्ट सेल करूं तो क्या मेरा अकाउंट सस्पेंड होगा? प्लीज रिप्लाई। नहीं, अगर आप वो जेनेरिक प्रोडक्ट अपने खुद के ब्रांड से अपना लिस्टिंग करके अगर आप सेल करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट अगर देख रहे हैं दूसरे कोई बेच रहे हैं अपनी ब्रांड नेम पे और मैं भी अपना मैपिंग कर दूं, अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग उसी लिस्टिंग पे मैं ऐड कर दूं, तब जाके ये गलतियां होता है और तभी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, क्योंकि आपको तो ब्रांड इंफ्रिंजमेंट आ जाएगा। जो ब्रांड अपने ब्रांड नेम पे सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, भले ही जेनेरिक प्रोडक्ट हो, अपने ब्रांड नेम के ब्रांड लेवल पे वो सेल कर रहे हैं, तो फिर आप अगर जैसे ही ऐड करेंगे ना, प्रोडक्ट मैपिंग करेंगे, तभी आपको ब्रांड इंफ्रिंजमेंट आ जाएगा और आपका अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। तो ये सब से बचने के लिए सेम जेनेरिक आइटम 1000 लोग बेच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1000 ब्रांड्स बेच सकते हैं, आप भी बेच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ब्रांड नेम से खुद की लिस्टिंग करके सेल करना है उस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिमांशु गौतम, हेलो मैम, कुड यू प्लीज टेल मी GTN exemption द ब्रांड should be registered because during applying GTN exemption the message is showing required brand approval। देखिए, GTN exemption में ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होता, वो सिर्फ ब्रांड अप्रूवल होता है। और ब्रांड अप्रूवल के लिए आपको ब्रांड की पैकेजिंग इमेज भी देना पड़ता है, और अगर प्रोडक्ट के ऊपर भी ब्रांड प्रिंटेड है तो भी आपको ब्रांड की इमेज देना होगा, नहीं तो पैकेजिंग इमेज से ही आपका काम हो जाता है। तो लेकिन ये जो है ना, ये ब्रांड अप्रूवल प्रोसेस है, ये ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। ब्रांड रजिस्ट्री तभी होता है जब आप ट्रेडमार्क सबमिट करते हैं अमेजन पे। ठीक है, दोनों चीज अलग है। तो GTN एग्जेम्पशन लेते वक्त जब आप देखते हैं ना कि रिक्वायर्ड ब्रांड अप्रूवल, तो ये आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए दिखाता है कि आपको इसमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए, और ब्रांड अप्रूवल के लिए आपको कुछ पैकेजिंग इमेज, ब्रांड रिलेटेड इमेजेस भी आपको सबमिट करना पड़ता है, लेकिन ये ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विन पूछ रहे हैं, हेलो, इज GST बिल मैंडेटरी इफ आई वांट टू सेल एनी प्रोडक्ट्स अंडर माय ओन ब्रांड?
विच आई एम मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस। नहीं, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस कर रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी बिल देने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको आपकी मैन्युफैक्चर रिलेटेड डॉक्यूमेंट से ही काम चल जाता है। अगर इन केस कोई कस्टमर अगर इशू रेस कर देते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट करके, तभी आपको सबमिट करना पड़ता है कि आप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, आपको मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट से ही काम चल जाएगा, इसके लिए आपको जीएसटी बिल की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही था आज की संडे क्वेश्चन या सेशन का क्वेश्चन आंसर्स। अगर कोई भी सवाल मुझसे छूट गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर से वो सवाल पूछ सकते हैं।